नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं। इस बीच नीतीश कुमार काफी चर्चा में बने हुए हैं और बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि भाजपा के लिए नीतीश कुमार क्यों जरूरी हैं। दरअसल 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बिहार की राजनीतिक स्थिति ऐसी है कि जेडीयू और आरजेडी दोनों के ही साथ नीतीश कुमार सरकार चलाते हैं। ऐसे में दोनों दलों के लिए जरूरी है। पूरी बीजेपी का ध्यान लोकसभा चुनाव पर है और वो 2019 वाला प्रदर्शन बिहार में फिर से दोहराना चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 40 में से 39 सीटें बिहार में मिली थी। 17 सीटों पर चुनाव लड़ी जेडीयू ने 16 पर जीत हासिल की थी, तो वहीं भाजपा ने सभी 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। बता दें, नीतीश के चले जाने के बाद भाजपा को लगने लगा कि लोकसभा चुनाव में उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरजेडी और जेडीयू दो बड़े दल एक साथ हैं। बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव की प्रतिक्रिया आई है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहिए, वो प्रधानमंत्री का चेहरा है। डिंपल यादव ने कहा कि उन्हें इंडिया गठबंधन के साथ रहना चाहिए। जो कुछ हो रहा है वो मीडिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है। सपा सांसद ने कहा, सीएम नीतीश कुमार अगर साथ रहते हैं तो उससे इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत होगा। बिहार में जारी सियासी हलचल पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी विधायकों और पार्टी नेताओं को शनिवार को संबोधित करते हुए कहा कि तस्वीर जो भी हो, हमें जनता के लिए काम करना है। आगे की रणनीति का खुलासा करते हुए तेजस्वी ने सिर्फ इतना ही कहा कि बिहार में अभी खेल होना बाकी है। सीएम नीतीश कुमार को लेकर भी तेजस्वी यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार हमारे लिए आदरणीय थे और हैं। आरजेडी ने हमेशा सीएम का सम्मान किया है। कई चीजें सीएम नीतीश कुमार के नियंत्रण में नहीं हैं। बिहार में सियासी उठापटक चल रही है। इस बीच लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी और अन्य को समन जारी किया है। ये समन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दाखिल ईडी के चार्जशीट पर जारी किया गया है। जेडीयू और आरजेडी के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी को भ्रष्ट बता दिया है। उन्होंने कहा, इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का। उन्होंने कहा कि राजद नेतृत्व अनर्गल प्रलाप कर रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षकों की भर्ती में इनकी नहीं चली, इसलिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेना। बिहार में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल के बीच जेडीयू रविवार सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक करेगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक के बाद उनके राज्यपाल से मिलने और रविवार शाम या सोमवार सुबह शपथ ग्रहण समारोह से पहले नई सरकार बनाने का दावा पेश करने की संभावना है। इसके अलावा नीतीश कुमार आज रात बीजेपी के समर्थन पत्र पर बीजेपी विधायकों से हस्ताक्षर कराएंगे। सूत्रों ने आगे बताया कि जब बिहार के मुख्यमंत्री कल राज्यपाल से मिलने जाएंगे तो बीजेपी के सदन के नेता और अध्यक्ष भी उनके साथ जाएंगे। हालांकि बीजेपी ने जेडीयू के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। पार्टी 2 डिप्टी सीएम और बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद की मांग करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि पार्टी बिहार राजनीतिक संकट के बीच इंडिया ब्लॉक में मतभेदों को दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जेडीयू का इंडिया गठबंधन छोड़ने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। खड़गे ने यह भी कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और उनसे बात करने की कोशिश भी की है। कांग्रेस प्रमुख ने संवाददाताओं से कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि नीतीश के मन में क्या है। कल मैं दिल्ली जाऊंगा और पूरी जानकारी लूंगा, देखते हैं क्या होता है। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि कांग्रेस के रवैये से इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। हालांकि इस बयान में बिहार का जिक्र नहीं किया गया है। त्यागी ने कहा कि जिस मेहनत और इरादों से नीतीश कुमार ने इसे संगठित किया, वो कांग्रेस पार्टी के अड़ियल और गैर जिम्मेदाराना रवैये से तार तार हो गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के साथ आने की संभावना बड़ी है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच झगड़े की संभावना बड़ी है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के रवैये से अखिलेश यादव भी दुखी हैं। किसी त्यागी ने आगे कहा, सबसे खराब स्थिति पश्चिम बंगाल की है। वहाँ टीएमसी की सरकार गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी की जा रही है। वहाँ राहुल गांधी की यात्रा को इजाजत न देकर विवाद और बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो गठबंधन हमने तैयार किया था वो तार तार होता जा रहा है। बिहार में जारी सियासी अटकलों के बीच आरजेडी की शनिवार को बैठक हुई। इस बैठक से बाहर निकलने के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने मीडिया से बात की। मनोज झा ने कहा, इस बैठक में सभी विधायक थे।
बैठक में समकालीन राजनीति में जो मुद्दे चल रहे हैं उन पर बात हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हों या फिर राज्य के मुद्दे हों। वो बोले, इसके बाद हर पहलू पर गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद लालू जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया कि जो भी फैसला होगा हम आपके साथ होंगे। नीतीश कुमार को लेकर एक सवाल पूछा जा रहा है कि उनको अब एनडीए में जाने से क्या मिलेगा, वो अब एनडीए में क्यों जा रहे हैं और पहले एनडीए क्यों छोड़ा था। पहले एनडीए छोड़ने का कारण साफ था कि नीतीश भाजपा से नाराज थे, क्योंकि विधानसभा में उनकी पार्टी की सीटें 2015 में 71 से घटकर 2020 के चुनावों में 43 सीटों पर आ गई थी और भाजपा की सीटों की संख्या 53 से बढ़कर 74 हो गई थी। आरोप लगाया गया कि बीजेपी ने चिराग पासवान को नीतीश के विरोध में उतारा था। तो सवाल उठता है, अब क्या कारण हो सकता है कि एनडीए में जाने का। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू के कम से कम 7 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। ये सांसद 2019 में एनडीए के सामाजिक संयोजन के कारण जीते थे और राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन में ऐसे नतीजे की उनको उम्मीद नहीं है। साथ ही पूर्व पार्टी प्रमुख ललन सिंह को छोड़कर जदयू के अधिकांश शीर्ष वरिष्ठ नेता भाजपा के साथ गठबंधन के पक्ष में बताए जा रहे हैं और ललन सिंह को इसीलिए अध्यक्ष पद से हटाया गया था। नीतीश को संभवतः यह एहसास हो गया था कि अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो पार्टी विभाजित हो सकती है। बता दें, जेडीयू ने 2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए के हिस्से के रूप में लड़ी गई 17 सीटों में से 16 पर जीत हासिल की थी और वापस जाने का ये भी कारण है कि आंतरिक सर्वे उत्साहजनक नतीजे नहीं दे रहे हैं। नीतीश ने संभवतः ये अनुमान लगाया कि उनकी पार्टी मोदी के नेतृत्व में अपनी जीत की संभावनाओं में सुधार करेगी। वो पीएम मोदी के नेतृत्व में अधिक सीटें जीतेंगे बजाय आरजेडी के साथ जाकर। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का मानना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन से बाहर जाना विपक्षी गठबंधन के लिए अच्छा छुटकारा होगा। ममता बनर्जी के एक करीबी सूत्र ने शुक्रवार शाम को द टेलीग्राफ से कहा, दीदी सोचती हैं कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ देते हैं, जो अब निश्चित है, तो इससे अच्छा छुटकारा मिल जाएगा। उनके मुताबिक ममता सोचती हैं कि नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार के सामने सत्ता विरोधी लहर के कारण गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ता। टेलीग्राफ के मुताबिक बंगाल के मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों ने दावा किया कि उन्हें विपक्षी गुट के प्रति नीतीश की प्रतिबद्धता के बारे में हमेशा संदेह था। यही कारण है कि उन्होंने गठबंधन के संयोजक के रूप में उनकी नियुक्ति का विरोध किया था। दीदी के करीबी सूत्र ने कहा कि भाजपा ने नीतीश को इंडिया का संयोजक नियुक्त होने के बाद उन्हें फिर से एनडीए में शामिल करने की योजना बनाई थी। दीदी को इस योजना के बारे में पता था, इसीलिए वो संयोजक के रूप में उनकी नियुक्ति का विरोध कर रही थी। सूत्र ने कहा कि दीदी की आपत्तियों के कारण नीतीश को संयोजक नहीं बनाया गया। उनके विचारों का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने समर्थन किया था। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने की अटकलों के बीच सरकार में उसकी सहयोगी आरजेडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री को मौजूदा राजनीतिक सरगर्मियों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तमाम अटकलबाजियों के बावजूद हमारा मानना है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार स्थिर है और इसे कोई खतरा नहीं है। ये सरकार बिहार के लिए काम करती रहेगी। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पार्टी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने कहा था कि नीतीश कुमार को असमंजस की स्थिति खत्म करनी चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के 20 सीटों पर बातचीत बन गई है। अखिलेश यादव ने बताया कि कांग्रेस 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें, यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। सपा और कांग्रेस दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। बीते दिनों अखिलेश यादव की ओर से कांग्रेस को लेकर नाराजगी भरे बयान दिए गए थे। इससे इंडिया गठबंधन में दरार पड़ने के संकेत नजर आ रहे थे। अब अखिलेश यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा है, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। अखिलेश ने लिखा है, ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे पर सकारात्मक और रचनात्मक वार्ता जारी है और फॉर्मूले पर फैसला होने के बाद जानकारी दी जाएगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय गठबंधन समिति के सदस्य अशोक गहलोत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ सीधे संपर्क में हैं। उन्होंने ये टिप्पणी उस समय की है जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 11 सीट कांग्रेस को दिए जाने की घोषणा कर दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को बीजेपी पर नया आरोप लगा दिया है। केजरीवाल ने कहा कि पिछले दिनों इन्होंने हमारे दिल्ली के 7 विधायकों को संपर्क कर कहा है कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद विधायकों को तोड़ेंगे। 21 विधायकों से बात हो गई है
और से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे, आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि उनका दावा है कि उन्होंने 21 विधायकों से संपर्क किया, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक 7 विधायकों से ही संपर्क किया है और सबने मना कर दिया है। केजरीवाल अब इस बारे में कहते हैं कि इसका मतलब किसी शराब घोटाले की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कथित फर्जी जाति प्रमाण पत्र घोटाले की सीबीआई जांच को लेकर 2 जजों के बीच चल रही रस्साकसी में सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की दोनों बेंचों की इस संबंध में कार्यवाही को रोक दिया। आमतौर पर एक ही कोर्ट में 2 बेंचों के बीच इस तरह के टकराव नहीं होते हैं, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट में जजों की आपसी टिप्पणियां कई दिनों से खबर बन रही थी। एक विशेष सुनवाई में भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा साथी जज सौमेन सेन के खिलाफ लगाए गए कदाचार के आरोपों पर गौर दिया। इस फैसले की सुनवाई 29 जनवरी को सोमवार को होगी। जस्टिस गंगोपाध्याय ने जस्टिस सेन पर राज्य में राजनीतिक दल के लिए स्पष्ट रूप से कार्य करने और पश्चिम बंगाल में एक राजनीतिक नेता के पक्ष में दूसरे जज को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। महाराष्ट्र सरकार के उनकी मांगे मान लेने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें जूस का गिलास दिया, जिसके बाद जरांगे ने अपनी भूख हड़ताल खत्म की। एकनाथ शिंदे की सरकार ने मराठा आरक्षण के मामले में मनोज जरांगे की सभी मांगों को मंजूर कर दिया है और इस संबंध में एक अध्यादेश भी जारी किया है। उत्तराखंड विधानसभा में 5 फरवरी को एक दिन के विशेष सत्र का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा करके उसे पारित किया जा सकता है। यह खबर इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से प्रकाशित की है। इसमें कहा गया है कि उत्तराखंड ने मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई थी। ये कमेटी 2 या 3 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद मस्जिद कमेटी ने ये कहा है, ये रिपोर्ट है, फैसला नहीं। हिंदू पक्ष के वकीलों ने दावा किया है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद परिसर में पहले से मंदिर था, मस्जिद इसी के अवशेषों पर बनाया गया है। वहीं मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने कहा है वो सर्वे रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है और इसके बाद ही कोई टिप्पणी करेगी। कमेटी के सचिव मोहम्मद यासीन ने एसआई के सर्वे पर कहा, ये महज एक रिपोर्ट है, फैसला नहीं। कई तरह की रिपोर्टें होती हैं, ये इस मामले पर कहा गया आखिरी फैसला नहीं है। हैदराबाद में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 316 रन बना लिए हैं। इस तरह इंग्लैंड ने अब 126 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। शनिवार का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पोप 148 रन और 16 रन बनाकर खेल रहे थे। केवल 163 रन पर 5 विकेट खोकर संकट में फंसी इंग्लैंड की टीम को ओली पोप और बेन फुक्स का सहारा मिला। फोक्स के आउट होने के पहले इन दोनों के बीच शानदार 112 रनों की साझेदारी हुई। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह और आर अश्विन ने 2-2 विकेट लिए हैं। एक विकेट अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के खाते में गए हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।